हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आगे भी जाके ये बहुत काम आता है हमारे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंटेस्टिनल विलाई। तो हमसे बोल रहा है कि जो इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं उनके लिए इसमें से कौन सा नॉट ट्रू है। तो हमें कभी भी क्वेश्चन में ट्रू और नॉट ट्रू के को अच्छे से देखना है। नॉट ट्रू यानी फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है इनमें से। तो जब भी नॉट ट्रू लिखा हो तो आप उसके ऊपर फॉल्स लिख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि फॉल्स फाइंड करना है या ट्रू फाइंड करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है दे पजेस माइक्रोविलाई। दूसरा ऑप्शन है हमारा दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। फिर तीसरा ऑप्शन दे आर सप्लाइड विथ कैपिलरीज एंड लैक्टियल वेसल्स। और चौथा ऑप्शन है दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो माइक्रोविलाई के लिए इसमें से कौन सा, इंटेस्टिनल विलाई के लिए इसमें से कौन सा फॉल्स है। तो सबसे पहले जो हमारे इंटेस्टिनल विलाई हैं उनके ऊपर कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि होते हैं माइक्रोविलाई। तो इंटेस्टिनल विलाई के ऊपर भी हमारे पास माइक्रोविलाई होंगी जो कि माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होंगी ऑफ द कॉलमनार एपिथेलियम ऑफ विलाई। यानी जो विलाई में कॉलमनार एपिथेलियम है उससे हमारे पास माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस निकल के आएंगे जिसे हम कहते हैं माइक्रोविलाई। और जो हमारे इंटेस्टिनल विलाई है वो हमारा सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है। क्यों, कैसे? विलाई जो है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोजेक्ट इनटू द इंटेस्टाइनल कैविटी एंड अलॉन्ग विद द माइक्रोविलाई हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर ये इंटेस्टिनल वॉल है, अगर ये सिर्फ ऐसे होती तो कितना एब्जॉर्प्शन हो पाता। और जब हमने इस वॉल को ऐसे विलाई में डिवाइड कर दिया, इंटेस्टिनल विलाई, और साथ ही उसके साथ इंटेस्टिनल विलाई के साथ माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई भी हैं, तो आप देख सकते हैं कितने टाइम्स हमारा सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं हमारे विलाई और माइक्रोविलाई दोनों साथ मिलके। तो ये है हमारा माइक्रोविलाई और विलाई का फंक्शन, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। फिर जो विलाई होते हैं दे आर सप्लाइड विथ कैपिलरीज एंड लैक्टियल वेसल्स। तो जो हर विलाई होता है वो लाइंड होता है विथ कॉलमनार एपिथेलियम। हमने देखा था कॉलमनार एपिथेलियम का ही माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस है हमारे पास माइक्रोविलाई। एंड हैज अ सप्लाई ऑफ लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फ वेसल्स को हम लैक्टियल्स कहते हैं और साथ ही साथ ब्लड वेसल्स जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं। तभी तो यहाँ पर से जब हमारा एब्जॉर्प्शन होगा तो डायरेक्टली वो हमारे ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ वेसल्स में जा सकेगा। जो भी हमारा एब्जॉर्प्शन होगा इंटेस्टाइन से वो डायरेक्टली हमारा लिम्फ वेसल्स और ब्लड स्ट्रीम में जा सकेगा। लास्ट ऑप्शन है हमारा दे ओनली पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो जो विलाई है वो डाइजेशन में, तो हमने देखा वो तो एब्जॉर्प्शन में पार्ट ले रहे हैं, ना कि डाइजेशन में। तो विलाई क्या होते हैं? न्यूमरस स्मॉल फिंगर शेप्ड प्रोजेक्शंस, जैसा कि हमने देखा, विच इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। तो एक तो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, फिर इनके पास अबंडेंट ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स हैं। तो वो क्या करते हैं, जो वो हमारे फूड एब्जॉर्ब्ड फूड को हमारे ब्लड और लिम्फ तक पहुंचाते हैं। और इसके साथ साथ ये माइक्रोविलाई प्रोसेस करते हैं जो कि कहाँ से आए हैं, हमारे कॉलमनार एपिथेलियम के एक्सटेंशंस हैं, विच फर्दर एड टू द एब्जॉर्प्टिव सरफेस। इन माइक्रोविलाई की वजह से हमारा और भी सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। उसके बाद दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। डाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहे हैं ये, डाइजेशन तो पहले से हो रहा है, ये तो बस एब्जॉर्ब
करने में पार्ट ले रहे हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन में पार्ट लेते हैं, एब्जॉर्प्शन and various other food substances like water, mineral salts, अमाइनो एसिड्स। तो ये डाइजेशन में नहीं हेल्प कर रहे हैं, बल्कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स अगर होता तो ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी जो हमारा है वो फॉल्स होगा। बाकी दे पसेस माइक्रोविलाई सही है। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये भी सही बात है। दे आर सप्लाइड विद कैपिलरीज एंड लैक्टियल वेसल्स भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा फॉल्स कौन सा होगा? दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू द डिओडेनम एंड कैरीज। तो हमसे पूछ रहा है जो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट होता है ये डिओडेनम में ओपन होता है, ठीक है। तो ये डिओडेनम में जब ओपन होता है तो इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर का कंटेंट पूछ रहा है कि ये क्या कैरी करता है अपने साथ। तो जो हमारा पहले हमें समझना पड़ेगा कि हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट है क्या। तो जो डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर होता है, यानी गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आता है जिसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। तो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आता है सिस्टिक डक्ट, उसके बाद हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट। तो लिवर से आया हमारे पास हेपेटिक डक्ट, उसके बाद गॉल ब्लैडर से आया सिस्टिक डक्ट। दोनों ने मिलके बना लिया कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। इतना हमें समझ में आया कि पहला चीज तो ये हुआ हमारे पास। अब क्या हुआ, जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। अब जो कॉमन बाइल डक्ट है उसने क्या किया, वो पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ दोनों साथ में खुलेंगे डिओडेनम में एज द कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो यहां से जो कॉमन बाइल डक्ट है वो किसके साथ मिलके, पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलके कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों मिलके साथ में डिओडेनम में खुलेंगे। तो जो हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट है उसमें हमारा क्या होगा, बाइल होगा। पैनक्रियाटिक डक्ट में क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूस होगा। अगर दोनों मिल के खुलेंगे तो हमारे पास बाइल भी आएगा प्लस पैनक्रियाटिक जूस भी आएगा। पैनक्रियाटिक जूस हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट से, और जो हमारा कॉमन बाइल डक्ट है उसमें बाइल, और दोनों को मिला के बोलेंगे कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो हमारा क्या क्या कैरी करेगा, बोथ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। सिर्फ बाइल नहीं, सिर्फ पैनक्रियाटिक जूस नहीं, सलाइवा का तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो बोथ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस ये हमारा कैरी करेगा। तो हमने देखा कि जो बाइल है वो कहाँ कहाँ से आता है। बाइल इज सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स ऑफ द लिवर एंड इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है। और गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट आता है, लिवर से हेपेटिक डक्ट आता है, दोनों मिलाके बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट मिलता है पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ। पैनक्रियाटिक डक्ट में होता है सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेस, जो कि हमारा एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास से आता है, जिसमें एसिनाई होते हैं। तो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास से आता है पैनक्रियाटिक जूस, लिवर और गॉल ब्लैडर से मिलके आता है बाइल जूस। तो सलाइवा का कोई रोल नहीं है, क्योंकि सलाइवा हमारा सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज होता है और बक्कल कैविटी में रिलीज होता है। तो यहाँ पे तो डक्ट्स की बात हो रही है, तो सलाइवा का कोई सेंस नहीं बनता है। फिर है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें से कौन सा डिसऑर्डर डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड नहीं है। तो हमें पता है डायरिया डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है, जॉन्डिस लिवर से एसोसिएटेड है, डिसेंट्री भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है। सिर्फ हमारा टेटनस जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड नहीं है। तो टेटनस क्या है? टेटनस इज अ मेडिकल कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय prolonged contraction of skeletal
मसल फाइबर्स। तो हमें पता है कि जो टेटनस है उसमें ओपिस्थोटोनस पोजीशन हो जाता है, आर्च्ड बैक जैसा। पेशेंट, अगर ये पेशेंट है तो उसका बैक आर्च्ड हो जाता है पूरा, इतना प्रोलॉन्ग्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है स्केलेटल मसल फाइबर्स का। तो ये स्केलेटल मसल फाइबर्स से एसोसिएटेड है, यानी कि स्केलेटल सिस्टम से एसोसिएटेड है, ना कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम से। सो इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। जबकि जो डायरिया है, इट इज एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज। तो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी बाउल मूवमेंट की, बार बार हमें वॉशरूम, बार बार बाउल मूवमेंट्स होंगी, और जो फीकल डिस्चार्ज है, यानी कि जो हमारा फीसेस है उसमें लिक्विड कंटेंट ज्यादा निकलेगा, एंड फूड एब्जॉर्प्शन हमारा रिड्यूस हो जाएगा डायरिया में। तो डायरिया इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज है। जबकि हमारा जॉन्डिस क्या है? जॉन्डिस वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ लिवर मैल फंक्शनिंग है, जिसमें बाइल जो है वो एक्सक्रीट नहीं होता है प्रॉपरली। तो जॉन्डिस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, हमारा प्री हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। तो जॉन्डिस एक सिम्टम है जो लिवर मैल फंक्शनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्किन एंड आईज का येलो डिस्कलरेशन हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स इन द ब्लड। तो हमारा बाइल पिगमेंट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं ब्लड में, एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे हैं। तो उनके इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन से जो हमारे स्किन और आईज है उनका कलर जो है येलो हो जाता है, और इसी को हम पीलिया कहते हैं, पीलिया हिंदी में, और जॉन्डिस कहते हैं। तो जॉन्डिस एक सिम्टम है जो हमें बता रहा है कि लिवर मैल फंक्शनिंग हो रहा है बॉडी के अंदर। फिर हमारे पास डिसेंट्री। तो अब डिसेंट्री क्या है? तो डिसेंट्री इज द इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ द इंटेस्टाइन। तो इन्फ्लामेशन हो चुका है इंटेस्टाइन का, स्पेशली ऑफ द कोलॉन। तो कोलॉन के इन्फ्लामेशन को हम कह रहे हैं सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम, ये तीनों लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फ्लामेशन को बताता है हमारा डिसेंट्री। तो डिसेंट्री में क्या होता है? सीवियर डायरिया होता है, और साथ में हमारा ब्लड भी मिल सकता है, ब्लड एंड म्यूकस इन द फीकस या फीसेस, यानी फीसेस में ब्लड और म्यूकस भी आने लगे, साथ ही एब्डोमिनल पेन है, फीवर है, तो हम उसे डिसेंट्री बोलेंगे। तो डिसेंट्री जो है इन्फ्लामेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है, मेनली कोलॉन, और कोलॉन का इन्फ्लामेशन हो रहा है, और हमारे पास कोलॉन के इन्फ्लामेशन के वजह से सीवियर डायरिया हो रहा है, जिसमें हमारा ब्लड एंड म्यूकस भी आ रहा है फीसेस के अंदर, और साथ ही साथ हमें एब्डोमिनल पेन भी है और फीवर भी है। तो ये हुआ हमारा डिसेंट्री। तो कौन सा कॉमन डिसऑर्डर नहीं है एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम? तो हमारा टेटनस जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड नहीं है। ये जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के से एसोसिएटेड नहीं है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल से कौन सा ग्लैंड एसोसिएटेड नहीं है? एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो कैनाल हमारा जो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है। तो उसमें पैनक्रियाज आता है, हाँ आता है। एड्रेनल्स, क्या हमने कभी एड्रेनल्स सुना इन रोल इन डाइजेशन? तो नहीं। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। लिवर भी है, सैलिवरी ग्लैंड्स भी है हमारा एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड। फिर आते हैं हम फिर हम देखते हैं कि क्यों एड्रेनल ग्लैंड जो है एसोसिएटेड नहीं है एलिमेंट्री कैनाल से। तो एड्रेनल ग्लैंड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द टॉप ऑफ ईच किडनी। और हमें पता है एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला, ये हमने हॉर्मोन्स वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो एड्रेनल ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और क्या होता है, हमारे कॉर्टेक्स से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मेडुला से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, पर इन हार्मोन्स का कहीं भी हमारा डाइजेशन में रोल नहीं है। ये रेगुलेट करते हैं बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैकेनिज्म्स, तो इनका डाइजेशन में कोई रोल नहीं है। फिर है हमारे पास
पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज हमें पता है जो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज है वो हमारा पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करता है विच आर एसेंशियल इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। और पैनक्रियाज हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है लाइक ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन, जो कि हमारा एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज से आते हैं। तो हाँ, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज जो है वो हमारा डाइजेशन से एसोसिएटेड है। फिर है नेक्स्ट हमारा लिवर। तो हमें पता है लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी लाइंग इन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये लिवर क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल। और हमें पता है कि बाइल जो है वो फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। जो लिवर है उसका फंक्शन है प्रोडक्शन, जो हेपेटोसाइट्स हैं वो बाइल प्रोड्यूस करते हैं और ये बाइल डाइजेशन ऑफ फैट्स बाय द इंटेस्टाइन में हेल्प करता है बाय इमल्सिफाइंग फैट्स इनटू स्मॉल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। यानी जो बाइल का मेन फंक्शन है वो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स। तो सैलिवरी ग्लैंड्स जो है बक्कल कैविटी के आउटसाइड लोकेटेड होते हैं और ये रिलीज करते हैं सलाइवा इनटू द बक्कल कैविटी। और जो सलाइवा जो है सैलिवरी जूसेस वो क्या करते हैं? सैलिवरी जूसेस पहले तो मैस्टिकेशन में एड करते हैं, यानी जो फूड हमारा सलाइवा से कोटेड होता है तो हम इजीली उसको मैस्टिकेट कर पाते हैं। साथ ही हमारा सैलिवरी एमाइलेज होता है जो हमारा स्टार्ट ऑफ डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो हमारा सैलिवरी ग्लैंड से ही शुरू होता है या सलाइवा से ही शुरू होता है, क्योंकि सैलिवरी एमाइलेज जो है वो सलाइवा में प्रेजेंट रहता है और वही सबसे पहले स्टार्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना। तो हमने देखा कि पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करेगा। फिर हमारा एड्रेनल का एक्सोक्राइन पार्ट जो है एड्रेनल ग्लैंड्स हमारा हार्मोन्स रिलीज करता है, डाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता। लिवर जो है हमारा बाइल रिलीज करता है जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है। और फाइनली हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स सैलिवरी एमाइलेज रिलीज करता है और सैलिवरी एमाइलेज ही वो एंजाइम है जहां से हमारा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट होता है। फिर हम आते हैं मैच द टू कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट अमंग द ऑप्शंस गिवन। तो हमें मैच करना है। पहला है हमारा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड, फिर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर है हमारा स्टोमक और थीकोडोंट। तो सबसे पहले और लास्ट हमारा सीरोसा। तो हमें सबसे पहले बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड। तो हमें दिख रहा है कि जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं यानी कि जो हमारे पास प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को ही हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आल्सो। सो प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब जो है इन्हें हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं और इन्हें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू सिंपल सब्सटेंसेस सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड। सो ए का तो हमारा 4 होगा, तो हमें यहीं से करेक्ट आंसर दिख रहा है कि बी होना चाहिए। हम और ऑप्शन देखते हैं। सो बी में है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज बेसिकली द एलिमेंट्री कैनाल विद द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल है और साथ ही में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट है। ये दोनों को मिला के हम कहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हम आते हैं ऑप्शन सी है हमारे पास स्टमक। तो हमें पता है कि स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन है, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन। फिर हमारे पास थीकोडोंट। तो हमें पता है थीकोडोंट डेंटिशन का नाम है, यानी थीकोडोंट जो दांत हमारे जॉ बोन्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं उन्हें हम थीकोडोंट कहते हैं। सो थीकोडोंट डेंटिशन रेफर्स टू अ टाइप ऑफ डेंटिशन इन विच teeth are embedded
इन द सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन्स। तो जो जॉ बोन्स के सॉकेट्स हैं वहां पे अगर टीथ इम्बेडेड हैं तो उन्हें हम थीकोडोंट डेंटेशन कहते हैं। फिर है हमारे पास सिरोसा। तो सिरोसा जो लेयर है वो फॉर्म करती है आउटर वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन्स। तो हमें पता है 4 लेयर्स होती हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। जो सिरोसा जो है वो फॉर्म करती है आउटर मोस्ट कवरिंग इन द वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन्स। सो आउटर मोस्ट कवरिंग है सिरोसा हमारे पास। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मैच द 2 कॉलम्स एंड सिलेक्ट द राइट वन अमंग ऑप्शंस गिवन। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में हमें डिओडेनम दिख रहा है, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस और सीकम। तो सबसे पहले डिओडेनम। तो डिओडेनम क्या है? इट इज अ सी शेप्ड और यू शेप्ड स्ट्रक्चर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टमक। यानी स्टमक से एक हमारा इमर्जिंग, यानी कि ऐसा लगता है कि वो इमर्जिंग है, वो एक सेपरेट, और हमारे पास स्टमक के बाद हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वहां से हमारा डिओडेनम शुरू होता है। डिओडेनम, जेजुनम और इलियम जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। सो जो स्टमक से इमर्ज कर रहा है वो हमारा सी शेप्ड या यू शेप्ड ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं डिओडेनम। डिओडेनम, जेजुनम और इलियम है हमारे पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर हमारे पास एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस जो है वो है हमारा एक कार्टिलेजिनस फ्लैप। सो कार्टिलेजिनस फ्लैप है विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। तो जो विंड पाइप है उसमें फूड के एंट्री को जो प्रिवेंट करता है वो है हमारा एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। और ग्लॉटिस जो है वो है ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, यानी ओपनिंग ऑफ विंड पाइप को हम ग्लॉटिस बोलेंगे और उस ओपनिंग को गार्ड करने वाले कार्टिलेजिनस फ्लैप को हम एपिग्लॉटिस बोलेंगे। तो ये हमें समझ में आया ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस में क्या डिफरेंस है। फिर सीकम जो है हमारे पास एक स्मॉल ब्लाइंड सैक है। तो सीकम, कोलोन और रेक्टम, दे आर पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सो सीकम इज ऑल्सो a part of large intestine which is a small blind sac which hosts some symbiotic microorganisms. तो इस सीकम में हमारे पास कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सिम्बायोटिक यानी एक दूसरे पे डिपेंड करने वाले अपने लाइफ के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमें सीकम में मिल सकते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा डिओडेनम। डिओडेनम इज अ C और U shaped structure emerging from the stomach. Then हमारे पास आया epiglottis। तो epiglottis is a cartilaginous flap। तो glottis है हमारे पास opening of wind pipe, उसको guard करने वाला है epiglottis ताकि कुछ भी हमारा फूड जो है वो विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम चोक कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द फूड पार्टिकल एंटरिंग द विंड पाइप। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए है हमारे पास एपिग्लॉटिस। और सीकम है हमारा स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट्स सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, मैच द एंजाइम विद देयर रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट एंड चूज द राइट वन अमंग द ऑप्शंस गिवन। तो ये हमारे पास एंजाइम्स दे रखे हैं, लाइपेज, न्यूक्लियस, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड यहाँ पे ग्लाइकोसिडेजेस होना चाहिए। तो लाइपेज क्या करता है? लाइपेज जो है हमारा फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लाइपेज इज अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक लाइपेज प्रेजेंट होता है और इंटेस्टिनल जूस में भी होता है, तब हम इसे इंटेस्टिनल लाइपेज कहते हैं। और पैनक्रियाटिक जूस वाला जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है वो फैट्स को डाई एंड मोनो ग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है। एंड द इंटेस्टिनल लाइपेज ब्रेक्स द मोनोग्लिसराइड्स डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। यानी फैट्स को डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करेगा पैनक्रियाटिक जूस। फिर हमारा इंटेस्टिनल जूस जो है फाइनल काम करेगा, इंटेस्टिनल लाइपेज फाइनल काम करेगा जहां हमारा मोनोग्लिसराइड्स भी हमारे ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होंगे।
तो ये है हमारा लाइपेज का काम। लाइपेज हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो इंटेस्टिनल लाइपेज होगा और पैनक्रियाटिक लाइपेज होगा। पैनक्रियाटिक लाइपेज फैट्स को मोनो और डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करेगा, और फाइनली हमारा जो इंटेस्टिनल लाइपेज है इन मोनो और डाइग्लिसराइड्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेगा, और फाइनली ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर है हमारे पास दूसरा न्यूक्लियस। नाम से पता चल रहा है न्यूक्लिक एसिड्स के ब्रेक डाउन में हेल्प करेगा। तो न्यूक्लियसेस भी हमारे पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है? टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स। फिर हमारे पास न्यूक्लियोटाइडेजेस होंगे, न्यूक्लियोसाइडेजेस होंगे। तो न्यूक्लियोटाइडेजेस न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड प्लस फोस्फेट में कन्वर्ट करेंगे। फाइनली न्यूक्लियोसाइड्स हमारा न्यूक्लियोसाइड को पेंटोज शुगर और हमारा पेंटोज शुगर में कन्वर्ट करेगा। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, ये हमारे जो हैं इंटेस्टिनल जूस में प्रेजेंट रहेंगे। तो फाइनली हमारे पास जो है फिर है हमारे पास कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, पेप्टाइडेज यानी पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज विल हेल्प to digest proteins, peptones and proteoses present in the chyme secreted by the pancreas. Carboxypeptidase भी pancreas से ही secrete होता है along with trypsin and chymotrypsin. So trypsin, chymotrypsin और carboxypeptidase जो है ये तीनों ही प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर हमारे पास ग्लाइकोसिडेजेस। तो जो ग्लाइकोसिडेजेस हैं वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उनको हाइड्रोलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें हमें पता है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से वो जॉइंट रहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं। तो उसको ब्रेक करेंगे तो फाइनली हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का जो है वो डाइजेशन हो पाएगा और फिर वो एब्जॉर्ब हो पाएंगे। तो ये था हमारा। तो हमने देखा ए का होगा 2, फिर न्यूक्लियस का होगा बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ए का हमारा 2, तो ऑप्शन डी है हमारे पास करेक्ट आंसर। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डेंटल फॉर्मूला इन ह्यूमन बींग्स इज। तो हमसे पूछ रहा है कि डेंटल फॉर्मूला क्या है ह्यूमन बींग्स के अंदर। सो डेंटल फॉर्मूला है हमारे पास 2123/2123। तो इसका मतलब क्या है, यानी अगर हम एक साइड के ऊपर के तीत लें और हमारे पास एक साइड के नीचे के तीत लें तो यहाँ पे 2 1 2 3 है और यहाँ पे भी 2 1 2 3 है। यानी हमारे पास 2 ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे पास 2 इंसीजर्स हैं, कैनाइन्स है हमारे पास, एक ऊपर और एक नीचे। प्री मोलर्स है हमारे पास 2 ऊपर 2 नीचे, और मोलर्स है हमारे पास 3 ऊपर 3 नीचे। यानी आप ऐड करें वो भी एक साइड, ये एक साइड का है, मान लीजिए राइट साइड का। सो 2 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 दांत ऊपर के राइट साइड है। अगर लेफ्ट साइड में भी 8 होगा, इधर भी 8 होगा, इधर भी 8। यानी टोटल हमें पता है कि एडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ होने चाहिए आइडियली। किसी किसी के होते हैं, किसी किसी के नहीं होते हैं। तो क्योंकि मोलर्स हमारे पास आते नहीं है सारे, तो 2102 हमारा बचपन में होता है। 2 प्री मोलर्स तो सबके आ जाते हैं पर 1 मोलर सबका नहीं आता, तो उसे ही हम कभी कभी विजडम टूथ कहते हैं। तो इसके बिना भी हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन सब हम इन्हें कहते हैं, यानी कि ये आए या ना आए ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे बॉडी पे। तो जो हम जनरली लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए हेटेरोडोंट डेंटिशन। तो ये है हमारे पास डेंटल फॉर्मूला होगा 2123/2123। तो हमें समझ में आ गया कि
2 1 2 3 ऊपर और नीचे अलग अलग क्यों है? तो ये ऊपर और नीचे का है हर साइड का, यानी राइट का ऊपर का और राइट का नीचे का। तो वैसा ही ऑपोजिट साइड में भी होगा और टोटल हमारे पास 32 टीथ होगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इज एसोसिएटेड with various functions. Choose which is not the correct from the following: metabolism of carbohydrate, digestion of fat, formation of bile, secretion of hormone called gastrin. तो हमारे पास लिवर है, उसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है क्या? तो हाँ होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है। तो जो भी हमारे पास एक्सेस ग्लूकोज है सर्कुलेटिंग इन द ब्लड, इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इन द लिवर। तो जो भी ग्लूकोज हमारे पास एक्सेस होता है इन द ब्लड, दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है और स्टोर किया जाता है इन द लिवर में, और इस ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं जब भी हमारे बॉडी को जरूरत है, यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर सकते हैं। फिर लिवर पार्ट, तो इसका मतलब लिवर हाँ पार्टिसिपेट करता है इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या डाइजेशन ऑफ फैट में करता है? हाँ बिल्कुल करता है, क्योंकि ये बाइल का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अगर बाइल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो डाइजेशन ऑफ फैट नहीं होगा। सो बिकॉज ऑफ फॉर्मिंग बाइल में हेल्प करने के लिए हेल्प करता है, तो ये डाइजेशन ऑफ फैट में भी हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ बाइल में तो हेल्प कर ही रहा है। फिर क्या लिवर से गैस्ट्रीन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है? तो नहीं, लिवर से गैस्ट्रीन हार्मोन सिक्रीट नहीं होता। गैस्ट्रीन तो हमारा जी सेल्स प्रेजेंट इन द स्टमक लाइनिंग से सिक्रीट होता है। ठीक है, तो ये हमारा नॉट करेक्ट होगा। फिर से नॉट करेक्ट यानी कि फॉल्स, कौन सा गलत है इसमें से? सो गैस्ट्रीन हमारा जी सेल्स ऑफ द स्टमक से सिक्रीट होता है, ना कि हमारे लिवर से होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। मार्क द राइट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ट्रिप्सिनोजेन इज एन इनएक्टिव एंजाइम। राइट स्टेटमेंट यानी ट्रू स्टेटमेंट को मार्क करना है। ट्रिप्सिनोजेन इज सिक्रीटेड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा। इंटेरोकाइनेज इज सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज, कंटेन्स ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिनोजेन तो हाँ इनएक्टिव है, क्योंकि ट्रिप्सिनोजेन हमारा एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारा सीधा करेक्ट स्टेटमेंट है, पर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ट्रिप्सिनोजेन कहाँ से आता है? पैनक्रियाज से। पहला तो हमारा ये यहाँ गलत हो गया, सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। एंटेरोकाइनेज इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा। तो ये हमारा पैनक्रियाज वाला गलत हो गया कि इंटेरोकाइनेज तो हमारा इंटेस्टिनल म्यूकोसा से आता है, ना कि हमारे पैनक्रियाज से आता है। फिर ट्रिप्सिनोजेन जो है उसको हमारा ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है इंटेरोकाइनेज, और ये इंटेरोकाइनेज आता कहाँ से है? फ्रॉम द इंटेस्टिनल म्यूकोसा। और बाइल में क्या ट्रिप्सिन होता है? ट्रिप्सिन तो पैनक्रियाटिक जूस का कंटेंट है। सो बाइल में क्या क्या होता है? बाइल में होता है बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स होता है, फिर कोलेस्टेरॉल होता है, फिर हमारे पास फोस्फोलिपिड्स होता है। ट्रिप्सिन तो बाइल में नहीं होता। ट्रिप्सिन इज अ कंटेंट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्रिप्सिनोजेन इज एन इनएक्टिव एंजाइम जो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है बाय इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज इज प्रेजेंट इन द इज सिक्रेटेड फ्रॉम द इंटेस्टिनल म्यूकोसा एंड ट्रिप्सिन इज अ पार्ट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, नॉट बाइल का कंपोनेंट्स है बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्टेरॉल, फोस्फोलिपिड्स। बाइल पिगमेंट्स में आता है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसी के साथ हमारे सारे एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं और हम आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, the food mixes thoroughly with the acidic gastric juice of the stomach by the churning movements of its muscular wall. What do we call the food then? अब हमसे बोल रहा है ये क्वेश्चन कि जो फूड है वो मिक्स हो जाता है thoroughly with the acidic gastric contents of the stomach.
तो फूड स्टमक में जो है दो तरह के डाइजेशन होते हैं, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल में क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट्स होता है ऑफ द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक, जो हमारा मिक्स करता है फूड को गैस्ट्रिक जूसेस के साथ एंड हेल्प्स इन मैकेनिकल डाइजेशन। तो यानी स्टमक में पूरा चर्निंग हो रहा है, फूड मिक्स हो रहा है विद द डाइजेस्टिव जूसेस। तो ये हुआ पहला कंपोनेंट जो है हमारा मैकेनिकल डाइजेशन। अब दूसरा है केमिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन में क्या हो रहा है, तो जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें जो एंजाइम होता है पेप्सिन और रेनिन दैट एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स कन्वर्टिंग इट इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें मेनली एंजाइम होता है पेप्सिन एंड रेनिन, जो हमारा प्रोटीन्स में को पे एक्ट करके उसको प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। तो ये केमिकल डाइजेशन का पार्ट हो गया। तो अब ये दोनों डाइजेशन होने के बाद जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जो स्टमक से बाहर निकलता है और डिओडेनम में जाता है, उसको हम बोलते हैं काइम। तो ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि ये हमारा काइम होगा, जो कि होगा हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड लीविंग द स्टमक एंड गोइंग इनटू द डिओडेनम। तो हमने देखा कि कैसे स्टमक में पहले तो मैकेनिकल डाइजेशन होता है और फिर केमिकल डाइजेशन होता है बिकॉज ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस जिसमें पेप्सिन और रेनिन प्रेजेंट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ट्रिप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड एंजाइम एंटेरोकाइनेज एक्टिवेट्स इट। व्हिच टिश्यू सेल्स सिक्रीट दिस एंजाइम, हाउ इज इट एक्टिवेटेड। यानी कि अब हमसे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम है पैनक्रियाटिक जूस का। एंटेरोकाइनेज कहाँ से आ रहा था, हमने इतनी बार देखा कि फ्रॉम द इंटेस्टिनल म्यूकोसा। इंटेस्टिनल म्यूकोसा से आया हमारा एंटेरोकाइनेज, और इसने क्या किया, एंटेरोकाइनेज ने ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसा कैसे होता है, तो हमने पहले जो एंटेरोकाइनेज है वो हमारा आता है फ्रॉम द इंटेस्टिनल म्यूकोसा और पैनक्रियाटिक जूस में जाता है। पैनक्रियाटिक जूस में होता है ट्रिप्सिनोजन और उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। तो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज के मैकेनिज्म के हेल्प से जो हमारा इनएक्टिव एंजाइम है वो एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। In which part of alimentary canal does absorption of water, simple sugars and alcohol take place? तो जो भी हमारा absorption of water, simple sugars and alcohol कहाँ होता है, एलिमेंट्री कैनाल में। तो एक चीज हमें याद रखनी है कि मेजर पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द एलिमेंट्री कैनाल इंटेस्टाइन में होता है। जो भी होगा सब इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर्स और अल्कोहल, सिंपल शुगर्स हो गया, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया और कुछ ड्रग्स सच एज एस्पिरिन, ये सब हमारा स्टमक ही में हो जाता है। तो लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मैंने बोला था कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, पर स्टमक के अंदर हमारा वाटर, अल्कोहल, सम ड्रग्स लाइक एस्पिरिन का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, सिंपल शुगर्स का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में होगा, हमारा स्टमक जो है वो एब्जॉर्ब करता है अल्कोहल, वाटर, सिंपल शुगर्स एंड हमारे पास सम ड्रग्स लाइक एस्पिरिन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेम द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इनटू शुगर्स एंड बेसिस। तो हमने अभी अभी देखा था कि न्यूक्लियोटाइड्स तक तो हमारा न्यूक्लिएजेस पहुंचा दे रहा है, यानी न्यूक्लिक एसिड्स इन द आर डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि न्यूक्लिएजेस होता है जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो अब न्यूक्लियोटाइड्स तो हमारे पास आ गए बाय द एक्शन ऑफ न्यूक्लिएजेस। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइडेजेस जो है न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फोस्फेट में कन्वर्ट करेगा, और फाइनली न्यूक्लियोसाइडेजेस जो न्यूक्लियोसाइडेजेस हैं जो कि हम
जो हमारे इंटेस्टिनल जूस में प्रेजेंट होंगे, ये न्यूक्लियोटाइडेजेस और न्यूक्लियोसाइडेजेस, ये न्यूक्लियोसाइड को भी फर्दर कन्वर्ट करेंगे इनटू शुगर्स एंड बेसिस, नाइट्रोजनस बेस और हमारे पास शुगर, शुगर राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर, जो कि हमारा न्यूक्लिक एसिड्स के कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें ब्रेक डाउन करेंगे। तो हमने देखा कि ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इनटू शुगर्स एंड बेसिस में कौन इन्वॉल्व होता है। तो इस ब्रेकडाउन में हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स तो पहले से ब्रेकडाउन हो चुके हैं पैनक्रियाटिक जूस में, जो न्यूक्लिएजेस था उसके हेल्प से। फिर हमारा न्यूक्लियोटाइडेजेस आएगा और न्यूक्लियोसाइडेजेस आएगा। न्यूक्लियोटाइडेजेस न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे और न्यूक्लियोसाइडेजेस न्यूक्लियोसाइड्स को पेंटोज शुगर और शुगर्स और बेसिस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हुआ हमारे पास ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइडेजेस एंड साथ ही साथ न्यूक्लियोसाइडेजेस। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है डिफाइन डाइजेशन इन 1 सेंटेंस। तो हमें डाइजेशन को डिफाइन करना है इन 1 सेंटेंस। तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। तो जो डाइजेशन है उसमें क्या हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का इंटेक किया और उनको हमें क्या करना है, उनको हमें कन्वर्ट करना है टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। यानी एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारा लास्ट कंपोनेंट है, उसके पहले आएगा हमारा एसिमिलेशन, फिर पहले होगा हमारा फूड इनटेक, फिर होगा हमारा ब्रेकडाउन। पहले हमने फूड को खाया, उसका ब्रेकडाउन हुआ, तो खाया किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को लिया, उस कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में हम कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारे बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब कर पाए। और ये होगा कैसे? बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। सो मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स को यूज करके जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं वो सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट होंगे और फाइनली डाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो ये है हमारा डाइजेशन का प्रोसेस का अगर हमें डेफिनेशन लिखना हो तो the process by which complex food materials are converted into simple absorbable forms by mechanical and biochemical methods is called digestion. फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू वी कॉल द टाइप ऑफ टीथ अटैचमेंट टू जॉ बोन्स इन विच ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। तो हमें डेंटिशन है उसके कुछ टाइप्स पता होने चाहिए। तो ये हमसे पूछ रहा है सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स, ये हमने ऊपर ही देखा था कि थीकोडोंट डेंटिशन है। तो टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स इन द जॉ बोन। और क्या होता है हमारे पास डेंटिशन, डाइफायोडोंट डेंटिशन, यानी कि 2 सेट्स ऑफ टीथ अपीयर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। One set of teeth is called milk teeth and they are temporary. The other set of teeth is called permanent. तो हमारे पास पहला तो थीकोडोंट डेंटिशन है, फिर है हमारे पास डाइफायोडोंट डेंटिशन, यानी जो हमारे पास 2 बार टीथ आते हैं हमारे लाइफ में, एक तो टेम्पररी टीथ और एक है परमानेंट टीथ। तो ये है हमारा डाइफायोडोंट डेंटिशन। फिर है हमारा हेटेरोडोंट डेंटिशन, यानी हमारे पास मोर देन 1 टाइप ऑफ टीथ है। हमारे पास इंसिजर्स भी है, कैनाइन्स भी है, प्री मोलर्स भी है, मोलर्स भी है। तो ये हुआ हमारा हेटेरोडोंट डेंटिशन। थीकोडोंट यानी teeth are embedded in the sockets of jaw bone. Diaphyodont में यानी 2 sets of teeth appear during the lifetime. One is milk teeth and the other is permanent teeth. Heterodont dentition यानी different types of teeth हैं हमारे पास, incisor, canines, premolars and molars. And monophyodont यानी only 1 set of teeth appear during the lifetime. इसका example क्या होगा?
हमारे प्री मोलर्स तो मिल्क टीथ में रहते ही नहीं है। हमने देखा था 2102, 2123, ये तो एक ही बार आते हैं लाइफ में। तो प्री मोलर्स हमारा मोनोफायोडोंट डेंटिशन होगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था ये। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। स्टमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड हैज 3 मेजर पार्ट्स। नेम दीज 3 पार्ट्स। तो हमसे पूछ रहा है पार्ट्स ऑफ स्टमक को बताओ। तो स्टमक जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा कार्डियक, एक होता है फंडस और तीसरा होता है पाइलोरस। तो जो कार्डियक है वो पार्ट है जहां पे ईसोफेगस ओपन होता है। सो कार्डियक portion of the stomach is in which the esophagus opens. उसके बाद हमारा फंडस जो है इट इज फिल्ड विद एयर और गैसेस। सो फंडस पोर्शन ऑफ द स्टमक जो हमारा कार्डियक के ऊपर होता है। कार्डियक तो वो पोर्शन है जहां हमारा ईसोफेगस ओपन हो रहा है। ये पार्ट जो है ये है हमारा फंडस। ये फिल्ड होता है एयर से और गैसेस से। और फिर है ये हमारा पाइलोरस। पाइलोरस इज द पोर्शन विच ओपन्स इनटू द स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन। तो ये जो पोर्शन है उसे हम कहेंगे पाइलोरस बिकॉज इट ओपन्स, नॉट बिकॉज इट इज कॉल्ड पाइलोरस, इट ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो 3 मेजर पार्ट्स ऑफ स्टमक है हमारे पास, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरस। तो ये था हमारे 3 पार्ट्स ऑफ स्टमक। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डस गॉल ब्लैडर मेक बाइल। अब हमसे पूछ रहा है क्या गॉल ब्लैडर बाइल बनाता है। सो नो, गॉल ब्लैडर इज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ बाइल। गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल नहीं बनता है। गॉल ब्लैडर में तो सिर्फ बाइल स्टोर होता है, स्टोरेज ऑफ बाइल। गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है, ना कि गॉल ब्लैडर में बाइल बनता है। सो गॉल ब्लैडर इज एसोसिएटेड विद बाइल स्टोरेज। बाइल बनता कहाँ था, हमने देखा था बाइल इज सिक्रेटेड फ्रॉम द हेपेटिक सेल्स ऑफ द लिवर। सो जो हेपेटोसाइट्स हैं वो हमारे पास बाइल बनाते हैं। Hepatocytes form bile and this is taken to the gallbladder for storage of bile. So और यहाँ से cystic duct हमारा bile को फिर pancreas में open करता है। So storage of bile occurs in the gallbladder. Formation of bile occurs by the hepatocytes in the liver. So gallbladder does not make bile. No. Does gallbladder make bile? No, it does not make bile. फिर हमें इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को करेक्ट करना है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। पहला है ए, गॉबलेट सेल्स आर लोकेटेड इन द इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम। ठीक है, गॉबलेट सेल्स को पूछ रहा है जो इंटेस्टाइन में है। सो गॉबलेट सेल्स इंटेस्टाइन में है। काइमोट्रिप्सिन इज अ पार्ट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। तो क्या सिक्रीट करते हैं गॉबलेट सेल्स इन द इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम? म्यूकस, ना कि काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन तो हमारा पैनक्रियाटिक जूस का पार्ट है। सो ए का होगा हमारा गॉबलेट सेल्स आर लोकेटेड इन द इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम एंड सिक्रीट म्यूकस। फिर है हमारे पास बी, फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स विद द हेल्प ऑफ एमाइलेजेस और लाइपेजेस। तो फैट्स हमने देखा था उसको जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कन्वर्ट करता है इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। फिर हमारा जो इंटेस्टिनल लाइपेज है वो उसको फाइनली ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा था। तो यहाँ पे होगा लाइपेज। एमाइलेज इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नॉट फैट्स। सो लाइपेजेस, ये इसका हो जाएगा हमारे पास लाइपेजेस। फिर है हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक म्यूकोसा हैव ऑक्सिंटिक सेल्स और चीफ सेल्स विच सिक्रीट HCl। तो चीफ सेल्स जो है वो हमारे पास पेप्सिन को रिलीज करते हैं, ना कि HCl को। पेप्सिन जो है वो हमारा चीफ सेल से रिलीज होता है और ऑक्सिंटिक सेल से हमारा आता है HCl। So chief cells will secrete pepsin and oxyntic cells will secrete HCl. So gastric glands of stomach have mucosa have oxyntic cells which secrete HCl. फिर है हमारे पास डी, सलाइवा कंटेन्स एंजाइम that digest starch और प्रोटीन। तो हमने देखा था सलाइवा में क्या है, सैलिवरी एमाइलेज।
और सैलिवरी एमाइलेज जो है वो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जहां हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन शुरू हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कौन है इसमें से? स्टार्च है। सो सैलाइवा कंटेन्स एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट स्टार्च। तो जो स्टार्च है उसको सैलिवरी एमाइलेज किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज, आइसोमाल्टोज प्लस अल्फा डेक्सट्रीन्स। सो माल्टोज, आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्सट्रीन में कन्वर्ट होता है हमारा स्टार्च बाय द एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज। सो सैलिवरी एमाइलेज विल कन्वर्ट स्टार्च इनटू maltose प्लस आइसोमाल्टोज प्लस अल्फा डेक्सट्रीन। सो ये था हमारा, जो हमने देखा कि गॉबलेट सेल्स जो है इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम में सिक्रीट करते हैं म्यूकस। फैट्स आर ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ लाइपेजेस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक म्यूकोसा से ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है HCl। और सलाइवा कंटेन्स एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट स्टार्च। सैलिवरी एमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। एमाइलेजेस कहीं भी होंगे तो वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स को ही डाइजेस्ट करवाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो इसी के साथ हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कर लिए। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो इसी तरह मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।